इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदतों को खिराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान गज़नफ़र जावेद। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन को इस प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और आपको जैसे पता है हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब शख्सियात से और ऐसी शख्सियात के से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशअल राह की हैसियत रखता है। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ और जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, उनका उनका जो सफ़र है वो कोई 50 साल का सफ़र है और मेडिकल लाइन से वाबस्ता है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों की दुआएं ले रहे हैं। यानी इनफर्टिलिटी का मसला हमारे माशरे में पूरी दुनिया में भी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बड़ा मसला कि जोड़े जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए बड़े मसाइल रहते हैं। इन्होंने एक ऐसा इदारा कायम कर रखा है जो कि 27 बरस से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के CEO जनाब सैयद सज्जाद हुसैन साहब। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ख़ैरात की अक्स को। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सर ये 50 साल की जर्नी है आपकी माशाल्लाह, कैसा फील करते हैं अब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बड़ा अच्छा सफ़र रहा है अभी तक और इसके अंदर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। सर स्टार्टिंग से हम जानना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है कि आप जब स्टार्टिंग में बच्चे हुआ करते थे और उसके बाद आपने तालीम मुकम्मल की तो आप डॉक्टर ही बनना चाहते थे? नहीं, मैं बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरा ज़िंदगी के अंदर जो बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि एक दो अहम मोड़, अच्छा, टर्निंग पॉइंट लाइफ में कहना चाहिए। एक हमारे ज़माने में जब मैं छोटा था तो पाकिस्तान में कराची से लेके और चिटागोंग तक अच्छा एक इम्तहान हुआ करता था बड़े बड़े शहरों में। सही है। और वो 40 स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे PF स्कूल लोहटोपा मरी के लिए। अच्छा, और 2-2 4-4 हर शहर से जो इस काबिल होते थे वही जाया करते थे। हाँ, तो 3-4 टाइप के इम्तहान होते थे, रिटन इंटरव्यू, अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। सही है। प्राइमरीली वो इंडक्ट करते थे बच्चों को 8वीं जमात में। अच्छा, फॉर पर्पस ऑफ डेवलपिंग देम इनटू मेकिंग अ GD पायलट, फाइटर पायलट इन एयरफोर्स। ओके ओके। मगर वो स्कूल बहुत बेहतरीन स्कूल था, सही है, पहाड़ों पे मरी के नज़दीक है, ठीक है। अभी भी है। कैडेट स्कूल टाइप बने थे। जी हाँ, और वहाँ पे हमारे जो टीचर्स थे वो मोस्टली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे माशाल्लाह। और उसमें गोरे सही है। हमारे मतलब है कि वो भी यंग इंग्लिश प्रिंसिपल टीचर्स और दूसरे मिक्स स्टाफ था काफ़ी। ओके। और उनके ज़ेर साया बहुत जो आला पैमाने का पब्लिक स्कूल होता है इस तरह का था। सही है, सही है। तो वो आपकी जो हमारी जो तालीम हो रही थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, जो पुराने ज़माने में जिसको कहते हैं टाट। सही है, टाट वाले स्कूल में पढ़ाई हो रही थी। तो वहाँ से उठ के फिर लोहटोबा में चले जाना। क्या बात है। तो फिर लोहटोबा के अंदर जो है वो जो ग्रूमिंग वहाँ पे हमारी थी। सही बात है। तो उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। हमारे टीचर्स जो है, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल था। जी जी, तो आप रहते वहीं थे। बिल्कुल सही। तो एक आपका जो रिश्ता था अपने टीचरों के साथ, एक उनका रोल मॉडल, उनके कपड़े, उनका अंदाज, उनका बैठना, उनका उठना बैठना, वो क्लोजली वॉच करते थे। और फिर हमें उन्होंने बहुत शफ़क़त के साथ और मेहनत के साथ ग्रूम किया। क्या बात। और जो सिस्टम बना हुआ था वो ऐसा था कि उसके अंदर आप खामखा आपकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसे मौका मिलता था उजागर होने का। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स ठीक है, बहुत कंपलसरी और सही है। उसके अंदर काफ़ी जोर होता था। सही है, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें। स्पोर्ट्स का एक अमल आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा है, जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हारना जीतना और कम्पीट करना सारा कुछ सीखते हैं। सही बात है। और उसके बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग
वहाँ पे कंपलसरी था कि आपने डिबेट में हिस्सा लेना है। वेरी नाइस। और इस तरह की बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में नहीं होते थे, पाकिस्तान में नहीं होते। और ये ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डिसिप्लिन वाज वेरी हार्ड, पंक्चुअलिटी, टाइम, क्या बात। ये सारी चीज़ें वहाँ पे। तो जीडी पायलट बनना था। अच्छा। और उसके अंदर हमसे बॉन्ड ले लिया करते थे कि जब ये, क्योंकि हम पे जाहिर है कि इतनी आला तालीम कर रहे थे, सही है, खर्च करके वो उन्होंने लिखवाया होता था। जाहिर है। तो मैं पायलट बनने के लिए, हमारे लिए तो बहुत आसान होता था ये ISSB वगैरह। बिल्कुल सही है। तो मैं थोड़ा सा अंडर एज था जब अच्छा। टाइम आया, तो मैं फिर, हमारा इंटरमीडिएट भी शुरू हो गया था। ये बात कर रहा हूँ मैं 63 की। 63 की बात है। अच्छा, ठीक है। तो मैं फिर 63 के एंड के अंदर मैं 16 साल का हुआ, तो फिर मैं एलिजिबल हुआ फॉर अच्छा, ISSB। ठीक है। ISSB पास की तो माशाल्लाह, CMB में आ गए। आप ISSB पास कर चुके हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। फिर कंबाइंड मेडिकल बोर्ड होता है, यहाँ मौरीपुर में होता था। जी जी। इसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे सिस्टोलिक हार्ट मरमर की बीमारी है, और इसलिए मैं जहाज़ नहीं उड़ा सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत आगे था। क्या बात। क्रिकेट का कलर होल्डर था। सही है। बास्केटबॉल टीम में था, फुटबॉल टीम में, वाह, हॉकी टीम में, सारे स्पोर्ट्स में हाउस कैप्टन था, स्कूल कैप्टन था। तो मेरी क्या तो बात समझ में नहीं आया कि ये कौन सी बीमारी सा। और हम रहते भी 7000 फुट बुलंदी पे थे। भागना दौड़ना, तो दिल का तो कोई इशू था नहीं, वैसे भी नहीं था। तो मैंने उनसे थोड़ी आर्गुमेंट की, जो बोर्ड था चेयरमैन साहब से। तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, हमारा तो फैसला ये है, आप इससे मुत्तफिक नहीं है तो आप अपील कर दें। सही है। तो मैंने उस फैसले के अगेंस्ट अपील कर दी। ठीक है। उस अपील के कुछ मज़म्मरात थे। मज़म्मरात ये थे कि अगर अपील में कामयाब हो गए तो सुभान अल्लाह। सही है, और नहीं हुए तो उसकी पेनल्टी थी कि फिर आप किसी भी फौज के इदारे में नहीं जा सकते, यानी आर्मी में भी नहीं जा सकते, नेवी में भी नहीं जा सकते। फिर आपके लिए सब बंद, एज ए पनिशमेंट। क्योंकि आपने तो है चेक करवाने के लिए अपील कर दी। मैंने अपील कर दी। एपिलेट मेडिकल बोर्ड सेटअप हुआ पेशावर में। तो डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज एयरफोर्स उसके चेयरमैन थे। और जब मेरा हो गया सही है मेडिकल, तो उन्होंने कहा कि जी आप फिट हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। और तो वो मेरे लिए इंतहाई खुशी का, मुसर्रत का लम्हा था, इंतहा खुशी का लम्हा था, जिसकी मैं बता नहीं सकता। और क्या बात है। साल कुछ चले गए, और यही एक टर्निंग पॉइंट उस दिन भी बना। सही है। पहला एक तो लो टोपा जाना था, उस दिन जब ये चेयरमैन साहब ने ये डिसीजन दिया, और जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था, तो ये ज़रा समझने वाली बात है। तो मेरा एक पाँव कमरे से बाहर था और एक पाँव अभी अंदर था। अच्छा। CMH पेशावर की ये बात है। तो मुझे एक आवाज़ आई पीछे से चेयरमैन साहब की, यंग मैन, प्लीज कम बैक। ठीक है। मैं वापस मुड़ा, और जो हमारा तरीक़ाकार होता है, एक अटेंशन, सही है, ज़ाहिर है, वो तो नॉर्म्स होते हैं सारे। हम उस तरह जाके मैं, यस सर, कैन आई मस्ट टेल यू वन थिंग। तो मैंने कहा जी सर बताइए। क्या है कि आई एम अफ्रेड यू विल गो टू PF रिसालपुर एकेडमी, ओके, लेकिन आप शायद जहाज़ ना उड़ा सकें। उफ। तो मैंने अचंभे से उनकी शक्ल देखी। मैंने कहा कि अभी तो डिसीजन हो गया था आप, क्या तो मतलब है कि, मतलब मैं तो पायलट ही बनना चाहता था। बिल्कुल। तो मेरा कोई एम ही नहीं है, और मैंने इतना तो कुछ ट्रेनिंग ही उसी हिसाब से। तो मैंने कहा सर वाई। क्या है कि द सेम मेडिकल बोर्ड विच एग्जामिन्ड यू इन मौरीपुर, वो आएगा 6 महीने के बाद। वो आके फिर आपको मुआयना करेगा, दोबारा से एग्जामिन करेगा। और हमारा सिस्टम है एक, उस बोर्ड ने अपने फैसले पे कायम रहना है, वो आगे पीछे हो ही नहीं सकते। अगर इसमें कुछ मसला भी हुआ तो रिजेक्ट करेंगे फॉर फ्लाइंग।
तो आप ऑफिसर बन जाएंगे एयरफोर्स में, ग्राउंड्स में, ग्राउंड पे रहेंगे, आप फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉबेबली आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। तो मेरा फर्स्ट था, मैं आपको पहले से बता दूं। मैंने एक सेकंड उनकी तरफ देखा और मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा, सर कैन यू डू मी ए फेवर? उसने कहा यस। मैंने कहा, कैन यू रिजेक्ट मी? तो उसने कहा यस। तो मैंने कहा, सर प्लीज रिजेक्ट मी। तो उन्होंने कहा व्हाई? मैंने कहा, सर आई डोंट वांट टू बी in the ground services. Either I will fly or I will not join. तो रिजेक्ट कर दे मुझे। वो था मेरे लिए ज़रा डिफिकल्ट वाला, वेरी डिफिकल्ट सर, जो आपने बताया इससे तो बहुत डिफिकल्ट था। वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा एयरफोर्स का दरवाज़ा बंद हुआ, साथ नेवी का बंद हो गया, साथ आर्मी का बंद हो गया। तो अब मैं रह गया सिविलियन। तो ये हुआ सिलसिला। अब घर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे माशी तौर पर। सही है। तो वालिद साहब अब कॉलेज के अंदर जब आ गया कि जी अब आगे पढ़ाई, मैट्रिक पास किया उस वक्त। तो लेकिन सर ये लम्हा कैसा था? ये बड़ी परेशानी का मरहला होगा ये, यानी इसको इस जज्बात को आप कैसे लेते हैं? आप अभी अगर सोचते हैं इस बारे में कि बड़ा मुश्किल टाइम होगा। फर्स्ट टाइम अगर मैंने कोई डिप्रेशन की या मायूसी की थोड़ी सी फील हुई ज़िंदगी में, तो वही टाइम था। एक दो महीने जो गुजारे मैंने, वो इस फैसले के बाद थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो पीरियड था मेरा इंटरवीनिंग, तो यानी एक ऐसा बच्चा जो हर चीज़ में कामयाब, स्पोर्ट्स में आगे, हर चीज़ में आगे और रैंकिंग में आगे, और उसके बाद वो फैसला भी हो जाए कि जाना है, सेलेक्ट भी हो गए, और फिर अचानक से आए कि जी आप फ्लाई नहीं कर सकते। कैसी बात! दूर दूर किसी जहन के अंदर ये तसव्वुर या ख्याल भी नहीं था कि ये मैं पायलट नहीं बनूँ। तो कोई वजह ही नहीं थी, कोई वजह ही नहीं, कोई वजह नहीं थी। लेकिन इसको कहते हैं ना डेस्टिनी, तकदीर और तदबीर। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि तदबीर और तकदीर में क्या फ़र्क है? ठीक है। उनका कि तुम ऐसा करें आप कि आप एक पाँव पे खड़े हो जाएं। सही है। बंदा खड़ा हो गया। सही है। उनका कि आप ऐसा करें दूसरे पाँव पे खड़े। सरकार वो तो मैं नहीं हो सकता। तो क्या कि पहला जो तुमने काम किया ये तुम्हारी तदबीर थी। बिल्कुल सही। दूसरा तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी तकदीर है। क्या बात है। तो वो तकदीर ही का समझें कि आप सिलसिला इस तरह से था कि तकदीर ने में लिखा था कि पायलट नहीं बनना। सही है। हर चीज़ के अंदर उस वक्त बेइंतहा मायूसी थी। सही है। और ऐसा लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई। सही है। लेकिन वक्त जैसे गुज़रता है तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में ऐसे औकात या ऐसे वक्त आते होंगे। सही है। तो वो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। उनको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या चीज़ उनके लिए अच्छाई पोशीदा है। सर उस वक्त जो आपको जिस बात ने मोटिवेट किया वो क्या बात थी? कैसे आप निकले, कैसे इस फेज से? मैं सिर्फ वो पॉइंट लेना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम नौजवानों के लिए, जो आपकी 50 साल की जर्नी में ये जो वाक़या है, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं सुना ऐसा कि बड़ा मुश्किल टाइम होगा वो आपके लिए। देखें, मैं एक इंतहाई मायूसी और उसमें था क्योंकि वालिद साहब जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे और महदूद आमदनी थी उस ज़माने में। अब ये बात तो 64 की हो रही है। तो और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। तो वो ये चाहते थे मैं तालीम हासिल करूँ, आगे बढ़ूँ। तो बहरहाल मैंने जो है, फिर हमारा जो मोटो था स्कूल में हाउस का, वो हमने रटा हुआ था और जहन में रटा हुआ था। उस पर लिखा होता था आई विल फाइट टू द लास्ट। ये हाउस है जिसमें आप एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल बाहर लिखा तो उसके दरवाजे पे ये लिखा होता था। क्या बात, आई विल फाइट टू द लास्ट। वाह 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 वाह। और जो स्कूल का मोटो था वो था आई विल डेयर, मैं आगे हिम्मत करूँगा, जाऊँगा। तो वो हमारे जहन में एक तरह सा पर्सनैलिटी में इंग्रेन था। सही है, सही है। तो हालात तो बड़े
नाजुक थे, चैलेंजिंग थे। तो मैंने फिर इंटरमीडिएट में दाखिला लिया गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में, और फिर वहाँ पे प्री मेडिकल लिया। सही है। अलजबरा थोड़ा कमज़ोर था। सही है। तो मैंने मेडिकल में बेहतर समझा कि दो ही प्रोफेशन उस वक्त लोग जानते साइंस और वो साइंस में पढ़ते थे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, जानते थे इंजीनियरिंग। बिल्कुल ऐसे ही होता था। डॉक्टर्स की ज़्यादा उस वक्त डिमांड थी, इज्जत और हर दौर में इज्जत और डिमांड। तो मैंने मेडिकल ले लिया। सही है। तो फिर मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में मैं फिर सेकंड ईयर वहाँ से अपना इंटरमीडिएट पास किया मैंने। सही है। बोर्ड में पोजीशन हासिल की। सही है। 5 साल की स्कॉलरशिप मिली। क्या बात है। और ओपन मेरिट के ऊपर डॉ मेडिकल कॉलेज कराची में अपना एडमिशन। क्या बात, यानी यहाँ भी मेरिट था सर, और ऐसा मेरिट के आपको स्कॉलरशिप मिल गई। क्या बात है। स्कॉलरशिप 5 साल की पेशावर बोर्ड ने उस ज़माने में मुझे 2250 रुपये हर साल दिया करते थे, 5 साल। बहुत अच्छी है भाई, वाह। तो क्या बात है, बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में, तो बहुत बड़ी रकम थी। उस वक्त सोना 80 रुपये तोला था। बताइए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। फिर ये सफ़र रहा तो आप जो है वो डॉक्टर की तरफ। हाँ, तो ये पैसे भी मैं अम्मी को दे दी कर, ज़रा घर के हिसाब से जो हालात यहाँ सफ़र अपना कर लिया करते। क्या बात है, मेडिकल कॉलेज। क्या बात, तो काम चल जाता था। सही है। तो इस तरह से मेडिकल कॉलेज में आ गए। सही है। फिर यहाँ से मेडिकल अपना पास किया डॉ मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर बनने का सफ़र शुरू हो गया। डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर बन के मेरे सारे क्लास फेलो वगैरह तो फौरी तौर पर बाहर सारे निकल रहे थे। सही है। मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि वालिद साहब की सेहत, जब मैं गया था 4th ईयर में, तो सेहत डाउन हो गई पापा की। ले जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया था। सही है। उनको पहले कभी माजी में कहीं टीबी वगैरह हुई थी, बहुत सही है, फ्रेजाइल थे सेहत के लिहाज से। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इनकी ज़िंदगी लंबी नहीं है। ओके। और इनका जो एक चेस्ट पे है बुला बना हुआ है लंग में, ये 4th ईयर में था, समझता तो मैं भी थोड़ा था, तो ये किसी भी टाइम फट भी सकता है और सडन डेथ हो सकती है, ये हो सकता है। तो ये अब इनको आप रिटायर करा दें। मैंने कहा जी डॉक्टर बनूंगा तो फिर कराऊंगा, उससे पहले तो सही है, नहीं हो सकता। तो मैंने फिर जब डॉक्टर बन गया तो मैंने उनको रिटायरमेंट का कहा कि आप रिटायर हो जाएं। तो मेरे छोटे भाई थे 4, बहन थी, मैं तो फिर तो मैंने उन सबको फिर अपने जिम्मे में लिया। वाह। और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस और गवर्नमेंट में यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हुआ, और सिंध गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस शुरू कर दी। ये जो किया पब्लिक सर्विस में आपने, जी कामयाबी की। और फिर आके क्या कहने हैं सर, मैं तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं इस शख्सियत से मिल रहा हूँ कि हर दौर के अंदर आप कामयाब होते चले गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम रखा, बहुत, और तमाम चीज़ों के साथ बहुत अहम लोगों से मुलाकातें भी हमारी। वाह। मतलब है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से जाहिर बात कॉलेज में मुलाकात वाह, हुई, उनसे फिर ज़ाती शनासाई भी हुई। क्या बात है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए। बहरहाल फिर चलते चलते हॉस्पिटल, सर ये हॉस्पिटल में कैसे, हॉस्पिटल जो ये सफ़र जो है ये तकरीबन स्टार्ट ये हुआ, मुझे फ़र्स्ट टाइम इससे आशनाई मतलब है कि प्रैक्टिकली जो हुई 95 के अंदर हुई। सही है। सही, 95 की तो बहुत बाद की बात है, मैं उससे पहले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जब आपने वो पास किया एग्ज़ाम और उसके बाद हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग गई गवर्नमेंट की, वो कौन सा हॉस्पिटल था? मैंने ज़्यादा टाइम जो बहुत टाइम गुजारा वो सिविल अस्पताल कराची में। सिविल अस्पताल का, और बड़े ओहदे पर रहे? जी मैं वहाँ पे तक मतलब है कि वहाँ पे कई स्टेजेस होते हैं। सही है। उसमें RMO जनरल 1, ठीक है,
डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सही है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है। फिर मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। विद वर्ल्ड बैंक मैंने काम किया, वाह। वर्ल्ड बैंक के साथ अटैच होकर बहुत कुछ सीखा मैंने। सही है। बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई उनके साथ भी, मेरा मतलब है कि। और मीनवाइल मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी उसी ज़माने में डेवलप हो रही थी जब मैं वर्ल्ड बैंक के साथ था। ये IVF की। सही है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था तो वहाँ मेरा एक्सपोजर हुआ इस फील्ड के साथ। सही है। सेंटर विजिट कराया, कुछ काउंटर पार्ट से जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरेस्टेड थे कि वो ये टेक्नोलॉजी लाएं। फिर वो यहाँ सर्वे करने भी आए। फिर वो आगे चल के फिर हमने फैसला किया कि यहाँ खोलना चाहिए। सही है। ये 1995 की बात है। नहीं, ये चीज़ें कुछ हो गई थी 95 में, लेकिन मैं बहुत मसरूफ़ था तो सही है। मैं उस वक्त टाइम नहीं दे सकता था। फिर ठीक है। 98 में मैंने ओके किया। ठीक है। फिर 98 में हमने इसकी दाखिल डाली। सही है। और उस वक्त वो टर्निंग पॉइंट क्या था सर? जब इसको इदारे को बनाने का सोचा आपने, वो क्यों सोचा? क्योंकि आप तो माशाल्लाह अच्छी बड़ी पोस्ट पे इतने सालों से लगे थे। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मैं देख रहा था कोई अपॉर्चुनिटी। सही है। वर्ल्ड बैंक में भी जब था तो मेरी कोशिश थी कि मैं बैरून मुल्क कहीं अगर जा सकूं तो चला जाऊं। तो प्रोफेशनली मैं समझता था कि मुझे कुछ और बेहतर काम करना चाहिए। सही है। सही है। तो एक जो रूटीन चल रहा था उससे हट के ज़रा था कि तो एक ख्वाहिश थी। सही है। तमन्ना थी। तो मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। एक नई फील्ड है और ज़रूरत है। और ज़रूरत भी है, चूँकि आप गायनोकोलॉजिस्ट थे तो आपकी ज़रूरत तो ज़हन में थी। गायनोकोलॉजिस्ट तो नहीं था, लेकिन मुझे इसकी अहमियत का थोड़ा अंदाज़ा इसलिए था कि मेरा दिल बड़ा वो है, सॉफ्ट है और ह्यूमन टच के साथ बहुत मैं इंसान को बड़ा करीब से देखता हूँ। सही है। तो जिनके बच्चे नहीं होते थे और जब उनको ये खुशी मिलती थी, सही है, जो उनके तासुरात होते थे, सही है, वो लम्हा जो चेहरे पे आता था, वो लड़की के चेहरे पे जब आप कहते थे कि जी आपके यहाँ बेटा या बेटी है, आप प्रेग्नेंट है। सही है। तो कई यहाँ पे बेहोश हुई हैं खबर सुन के, गिर पड़ी। उनको इतना बड़ा ये मतलब है कि यकीन बर्दाश्त नहीं हुआ तो खुशी वो आदमी जो है वो खबर भी तरीके से तो इसका जब यहाँ पे हम सर्वे कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त यहाँ पे 3 सेंटर थे पूरे पाकिस्तान में जो ये सर्विस ऑफर कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 सेंटर थे। नॉन नहीं थे ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादा किसी को पता नहीं था। एक बकई का इंस्टीट्यूट था, एक लाहौर में था, एक इस्लामाबाद में था। ठीक है। तो गैप था। मैं जब आया और मैंने यहाँ सेंटर खोला यहाँ पे। सही है। वो पहला सेंटर करीब में कहीं नज़दीक था। ओके। तो मैंने कहा लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। सही है। पाकिस्तान में कि ये भी एक लोग दरगाह पे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पीर फकीर इधर उधर जाके वो मन्नतें, तावीज़, मन्नत, इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह का सिलसिला है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। सही है। तो साइंटिफिकली तो ये एक बीमारी कंसीडर की जाती है बांझपन। इसका इलाज है। तो इलाज में लोग आएंगे तो शायद उन्हें एक सही फ़ायदा हो। सही है। तो मैं फर्स्ट आदमी था जिसने मीडिया में जाने का फैसला किया। ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए। अवेयरनेस कैंपेन। और इसके अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि इसको बहुत बड़ा बूस्ट एकदम मिला। एक बड़ा अच्छा मशहूर अखबार होता था, अभी भी है या नहीं, अखबार जहां। ज़ाहिर जंग का अपना एडिशन जो वीकली निकलता है।
फोर्टनाइटली। वो उस वक्त ये टीवी वगैरह और ये चीज़ें बहुत पॉपुलर नहीं थी। अखबार जहाँ पॉपुलर और था उस दौरान। आजकल का जो डिजिटल, तो अखबार जहाँ का ख़वातीन ख़ास तौर पर और सब लोग वेट करते थे। सही बात है। आप ट्रेन में भी जाते थे तो लोग वहाँ से ले लेते, अखबार जहाँ खरीद लेते बिल्कुल ऐसा होता था। फिर सब अपने ये पढ़ते जाएंगे। उसमें कुछ कोई एक औरत एक कहानी, कई जी हाँ, जी हाँ, तीन औरतें तीन कहानियाँ, ये चलती, कई इसमें चीज़ें थी। उसमें एक होती थी नरजिस मलिक। जी जी, अभी भी हैं, अभी भी हैं। वो इस पे उनकी एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा इस पे रिसर्च कर रही हूँ, सही है, मुझे फतवा दिखाएं। ठीक है, फतवा कहाँ है ये, सही है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखना चाह रहे थे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके जो हमारी सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी है इस्लामिक इजिप्ट के अंदर, अच्छा, तो वहाँ से इसका फतवा 1981 सही है में इशू हुआ था। सही है। आज पहला बेबी पैदा हुआ 78 में। ओके 78 में है सर, सही है। और हम मुस्लिम्स जो हैं, सही है, हमने जो जामा अज़हर से इशू हुआ वो 81 में, सही है। और हमें अभी तक लोग आगे फतवा ढूंढते हैं, ठीक है। और फतवा बड़ा स्ट्रेट था कि इलाज कराना सुन्नत है। बिल्कुल सही है। इस इलाज के सिलसिले में जो बेजा है, मतलब है कि अंडा और जरसूमा, ठीक है, वो शादीशुदा बाज़ाब्ता निकाह शुदा जोड़े का होना चाहिए। सही है, ये अलाउड है, ठीक है, किसी और का डोनेशन वगैरह अलाउड नहीं है। सही है, तो ये शरई तौर पर इलाज कराना जायज़ है, ठीक है। तो मुस्लिम ममालिक के अंदर तो ये टेक्नोलॉजी का आगाज़ हो गया था, सही है। मतलब है कि इसके अंदर आपका जब नरजिस मलिक ने, तो उसने मुझे कहा कि मुझे मालूमात करके दो, तो मैंने कहा सऊदी अरब में सेंटर है, सही है, दुबई में है, ठीक है, जॉर्डन में है, तुर्की में है, वाह, इजिप्ट में है, क्या बात, पाकिस्तान में भी आ गया, सही है, और मलेशिया में। तो मैंने कहा मुस्लिम ममालिक के अंदर तमाम जगह पर तौर पर इलाज। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से और मुसलमानों पे ख़ास तौर पर उनको इस बात पे मना कर दे क्योंकि तुम मेरी मखलूक हो और मेरे पे तुमने यकीन किया, सही है, तो तुम इलाज ही नहीं करा सकते। ये तो पॉसिबल नहीं, सही है, इलाज तो सुन्नत है। अल्लाह ताला तो अपनी मखलूक से 70,000 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो वो जो है ये सारे फतवे उसने जमा किए, इस फतवा लिया और तमाम ये रिसर्च एक डॉक्यूमेंट बनाया, सही है, उसने 7 पेज का होगा मेरे पास कहीं, सही है, वो पूरा एक रिसर्च अपनी अखबार जहाँ में छाप दिया। क्या बात, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग पढ़ते थे, उसकी बड़ी और उस वक्त काफ़ी बूस्ट मिला। उसके बाद हमें बहुत बूस्ट मिला, सही है, और हमारे कराची में ख़ास तौर पर कदम जमने में आसानी हुई। तो फिर मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस, फिर ये टीवी के ऊपर जाना शुरू, पहले प्रिंट मीडिया में मुस्तकिल मैंने ऐड देना शुरू किया था, वाह, और मुझे कई लोग मना करते थे कि ये नहीं करें आप, ऐसा ना करें वैसा, इसमें बड़े फतवे आ जाया करते थे पुराने दौर। जो भी आएगा मैं उसको मुतमईन करूँगा, उसका जारिया है इल्म का फैलाना और इल्म किसी को पहुँचाना, ठीक है, रोशनी देना, किसी को रास्ता दिखाना, ठीक है, तो हमारा जब तक हम नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। सही है, तो बहुत मतलब है कि बदलने की अपनी ज़रूरत है। चीज़ें बहुत स्लो स्पीड में बदल रही हैं और उनको तेज़ी के साथ बदलना चाहिए। चीज़ें वो पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत, इसमें हमारे पास बेइंतहा वसाइल और बेइंतहा, इतनी दुनिया में मैं घूमता हूँ, आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन है जोग्राफिकल, इवन पहाड़ों से लेके और समंदर तक,
बेहतरीन, और वेदर, ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में इसका शुमार आप कर सकते हैं। क्या बात है, अल्लाह ताला की कुदरत है। हमारी अपनी बदनसीबी है कि हम दुनिया में, और टैलेंटेड लोग हैं, ईमानदार और मेहनती लोग हैं, उनको रास्ता सिर्फ चाहिए, उन्हें प्रॉपर गवर्नेंस चाहिए यहाँ पे। अल्लाह देगा वो हालात भी पैदा होंगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, सही है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, बेहतर हो जाएंगी। सर इनफर्टिलिटी जो है वो, उसके बारे में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इनफर्टिलिटी आपकी नज़र में है क्या? देखें, इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो ये है कि एक कपल, ठीक है, जो 1 साल तक, सही है, शादीशुदा हो, ठीक है, और औलाद की कोशिश कर रहा हो, जो नॉर्मल इज़्दवाजी ज़िंदगी बसर कर रहा हो, लेकिन उनको कंसीव ना कर, इस मकसद में कामयाबी नसीब भी ना हो, ठीक है, तो वो अपने आप को इस जगह तसव्वुर कर सकते हैं कि उनको तहकीक की ज़रूरत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है, और अपना इलाज उनको कराना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है, सही है। तो इनफर्टिलिटी की सिंपल डेफिनेशन, और इसको 2010 में, ठीक है, माना गया है बाज़ाब्ता एक बीमारी। 2010 में इसको बीमारी माना गया है? हाँ, इसका डिक्लेरेशन आया है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, सही है, इट इज़ ए डिजीज़। ओके, उससे पहले इसका स्टेटस अनडिफाइंड था, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई 78 में है, उसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है। आज भी जो पहली बेबी है लुइस ब्राउन, उसके ऊपर निगाहें हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अब तो जो बच्चे हैं उसके भी 3 बच्चे हो गए, बताइए, और इसके बाद जो है तकरीबन 80 लाख के करीब बच्चे पैदा हो चुके होंगे दुनिया में इस टेक्नोलॉजी से। कितने घर इसने आबाद किए और बचाएं, बर्बाद होने से बचाएं, और कितने लोगों को खुशियां अता की इस टेक्नोलॉजी ने, बेशक। तो इसके अंदर जो है मतलब है कि आप को अपना पूरा का पूरा निज़ाम, पूरा का पूरा सिस्टम बेहतरीन से बेहतरीन रखना पड़ता है, ठीक है। आपके पास बेइंतहा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए जो तशखीस कर सके, ठीक है, कम से कम खर्च में, ठीक है, और कम से कम वक्त में, सही है। और तहकीक करने के बाद आपके पास जो टीम होनी चाहिए वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो उसका सही रास्ता चुने, सही डायरेक्शन में इलाज प्रोवाइड करें, और कोशिश करें। और अपना इसके अंदर जो इसका दिल होता है वो आपकी एम्ब्रियोलॉजी लैब है, आपका थिएटर है। एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, सही है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और एम्ब्रियो जो है वो माँ का जो बटन है उसका रिप्लेसमेंट का नाम है, ठीक है। तो वैसे तो नेचुरल उसके अंदर माँ के बतन में बच्चा रहता है, सही है। इसमें एम्ब्रियो पहले 5 दिन या 3 दिन तक, ठीक है, एक इसमें फ्रीजिंग प्रोसेस होता है कोई इसका, वो अलग है। तो इसमें इंक्यूबेटर में रखते हैं। अब इंक्यूबेटर की जो क्वालिटी है वो बड़ी अहम है, सही है। कई टाइप के इंक्यूबेटर्स हैं। अब अगर मतलब है कि बार उसको चेक करने के लिए कि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो ग्रो कर रहा है एम्ब्रियो, सही है, आपको उसको खोलना पड़ता है, खिड़की को खोल के फिर आप बाहर निकालें, फिर माइक्रोस्कोप में चेक करें, ठीक है, फिर वापस रख दें, ठीक है। तो ये एक्सपोजर, उसका टेम्परेचर वेरिएशन का खतरा होता है, सही है, इस पीरियड में, सही है। मगर यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, सही है, ठीक है, पुराने दौर में जी। अब जो नई इसके अंदर जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें जो एडिशन हो के जो नई चीज़ें बन रही हैं, टाइम लैप्स इंक्यूबेटर आया है, ओके। टाइम लैप्स इंक्यूबेटर जो है बहुत महंगा है, ठीक है, आम सेंटर अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, उसके अंदर जो है हर 10 सेकंड के बाद
उसकी एम्ब्रियो की तस्वीर खींच के मॉनिटर पे आ रही होती है। Okay. आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त आप देख लें उसको। हाँ, जैसे माँ के बतन में चला गया एम्ब्रियो तो इसी तरह है, उसमें चला गया। Very अब nice. आपने उसको नहीं खोलना। ठीक है। अब आप उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं। ठीक है। अपने इस पे चाहे तो मोबाइल पे देख सकते मोबाइल हैं। पे देख लें कि एम्ब्रियो की ग्रोथ सही हो रही है या सही है। गलत हो रही है। बहुत अच्छे। उसी के अंदर ऑक्सीजन का सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड हर गैसेस का सारा सिस्टम उसके अंदर है। तो ये टाइम लैप्स जो है, ये इंक्यूबेटर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के सारे सेंटरों में टाइम लैप्स इंक्यूबेटर यूज़ होते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। बड़े महंगे हैं, 2-2 करोड़ का एक है हमारे पास तमाम सेंटरों में। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। कराची में भी यही इंक्यूबेटर्स हैं, सही है। इस्लामाबाद में, लाहौर में। सही है। और यही वजह है कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि औरत को ही बांझ कहा जाता है और ये एक बड़ा मसला है। इस बारे में आप सोशल इश्यूज इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। सही है। और नॉन अवेयरनेस ना होने की वजह से इसके अंदर इसका जो एक्सप्लॉइटेशन है या इसका मिसयूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों एस्पेक्ट हैं इसके अंदर। सही है। ये जो आप क्या कहना है? आपका जो सवाल है कि जी औरत हमारे मुआशरे के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जी बिल्कुल। और औरत की हैसियत यहाँ एक कमज़ोर है किसी हद तक। तो वो बेचारी एक धागे पे लटकी भी होती है ऐसी सूरत में जब बच्चा ना हो रहा हो। सही है। ससुराल वाले अक्सर उसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने बच्चे को वो कहते हैं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नक्स नहीं है कोई। तो उसके अंदर कई जगह हमने देखा वो दूसरी शादियां करा देते हैं। तो और उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सही है। पहली को तलाक दिलवा देते हैं, दूसरी शादी करा देते हैं। मेल की ज़िद होती है और उसकी ईगो होती है, वो अपना टेस्ट नहीं कराना चाहता। वो कहता है नहीं मेरे अंदर तो कोई ख़राबी हो नहीं सकती, लड़की में ही है जो फॉल्ट है। जहाँ तालीम आ गई, जहाँ शऊर आ गया, वो लोग मेल पार्टनर आके अपने टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है। और जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम है, सही है, तो वो बहुत सारे इलाज भी कराते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि प्रॉब्लम दोनों में होती है? कितना फीसद प्रॉब्लम जो है वो मर्दों में पाया जाता है? देखें, हमारे पास जो जर्नल स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अंदर 40% के करीब फीमेल। ओके, 40% के करीब फीमेल, जस्ट 40% और 60% मेल। Okay. बराबर। अच्छा, 40% मेल, तो ये 20% बाकी कहाँ जाएंगे? अनएक्सप्लेन्ड है। दोनों मियाँ बीवी ठीक हैं, फिर भी नहीं हो रहा। ऐसा भी देखा गया। हाँ, उसमें से 10% आप ऐसा भी कर लें जो ऐड कर लें कि दोनों में प्रॉब्लम है। सही है। हाँ, मतलब है कि आप इस तरह कर लें कि 30% सही है फीमेल और 20% मिक्स। ठीक है। और 20% अनएक्सप्लेन्ड। सही है। उनका कोई पता नहीं, मगर 20% में मर्द में भी प्रॉब्लम है, औरतें में भी। ठीक है। 30% सिर्फ औरत में प्रॉब्लम है, 30% सिर्फ मर्द में प्रॉब्लम है। सही है। मेल फैक्टर के अंदर जो स्पर्म है बड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है। और कई तरीके से अफेक्ट होता है। आजकल जो पेस्टिसाइड्स हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती हैं। ओके। सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए उस एरिया में, तो क्योंकि टब्यूल्स जो स्पर्म जहाँ पे बनते हैं, जो फैक्ट्री है, सही है, वो बड़ी लंबी है। ओके। हाँ, वो 30 फीट के करीब उसका लेंथ है, मगर वो छोटी सी जगह के अंदर पैक्ड होते हैं। सही है। जहाँ से मतलब है कि ये स्पर्म जो है 90 डेज में बनता है। स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स उनके अंदर ये सफ़र करता है मुख्तलिफ स्टेज पर, फिर मैच्योर होता है। ठीक है। इस एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन चला जाए, सही है, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, कभी नहीं निकलता, और ये प्रॉब्लम बन जाती है। अप एंड डाउन होता रहता है। जाहिर है। तो कभी आपके स्पर्म ठीक आ जाते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं। ओके। कई लोग लकी होते हैं, जब वो ठीक
होता है तो उसके अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। और जब ख़राब होता है, जब नहीं हो पाती होता है तो फिर वो नहीं हो पाती है। सही है। फिर वो रफ्ता रफ्ता मैंने देखा है वक्त के साथ ख़राब ही होता जाता है। ठीक है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो एज फैक्टर होता है फीमेल में। ठीक है। बहुत लेट लोग आते हैं इलाज कराने। ठीक है। अच्छा, ये भी वजह रहती है, लेट आते हैं इस वजह से। अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए जो निज़ाम रखा है उसका कि अल्लाह ताला आपको पता है अपनी मखलूक से 70,000 गुना प्यार करता है। बेशक ऐसे ही। तो औरत को उसने ऐसा बनाया है कि वो अपनी जवानी में बच्चा पैदा करे, जवानी में वो सोबत और वो तकलीफ जो बच्चा परवरिश करना और पैदाइश के लिए ज़रूरी है उससे गुजरे। ठीक है। जिसके अंदर उसकी ताकत होती है। सही है। पाले। लेकिन जो उसकी उम्र आगे बढ़ती है तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहता है कि ये सलाहियत अब इससे वापस ले लो क्योंकि ये बोझ उठा नहीं पाएगी। सही है। बच्चा पैदा करना, फिर उसको पालना, रातों को जागना, ये नहीं हो पाएगा, इससे हो नहीं पाएगा अल्लाह की तरफ से। आहिस्ता आहिस्ता तो बाय द टाइम 45 ईयर्स समझ लें या प्लस माइनस 40 साल के बाद हमने देखा है कि जैसी लड़की 40 साल क्रॉस करती है तो उसकी माँ बनने की सलाहियत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। सही है। क्या आपके पास ऐसे केसेस भी आते रहते हैं? हमारे पास ज़्यादा आते हैं, काफ़ी तादाद में ज़्यादा वाले एज वाले, क्योंकि वो कोशिश कर रहे होते हैं इधर जाके उधर जाके, फिर फाइनली उनको लगता है कि अब मुमकिन नहीं है तो वो इस तरफ का रुख करते हैं। ऑप्शन के तौर पर ये रास्ता अपनाते हैं जबकि पहला ऑप्शन होना चाहिए। जैसे ही उनको ये पता लगे कि बच्चा 1-2 साल में नहीं हो रहा। कितने साल में ऐसा पता लगे और कब आ जाए? शुरू में ही जैसे पता लगता है, मेरा ख्याल है जितनी यंग एज में आएंगे तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है उनका टेस्ट ट्यूब करना पड़े। ठीक है। हम दूसरे तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिससे हम मदद कर सकते हैं। हमारा टाइम होता है। सही है कि भाई लड़की यंग है अभी, हमारे पास 2-3 साल 4 साल मौजूद हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सही है। लेकिन वो नहीं मतलब है कि उस वक्त आते। सही है। वो कहाँ पे टाइम। सर ये टेस्ट ट्यूब का जो प्रोसेस होता है ये क्या है, इसकी अवेयरनेस क्या है, इसके ऊपर बात अगर होती है, लोग समझते हैं नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, तो लोग इसको किस तरह कंसीडर करें, क्या इसका जवाब है आपके ज़बानी हम सुनना चाह रहे हैं? देखें, टेस्ट ट्यूब बेबी उसको नाम इसलिए उसका पड़ गया कि लैब के अंदर एक प्रोसेस फर्टिलाइजेशन मिलाप, नॉर्मली जहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुदरत का जो निज़ाम है उसके अंदर एक जरसूमा मर्द को दिया हुआ है, स्पर्म कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में उसे जरसूमा कहते हैं। ठीक है। वो जरसूमा औरत के अंडे को में पेनिट्रेट करता है, उसका जो हेड होता है स्पर्म, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। टेल में कुछ नहीं होता, टेल स्विम करने के लिए बनी। सही है। वो जब उसके अंदर एंटर हो जाता है तो वो बच्चा और वो डिवाइड होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो ये प्रोसेस इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो गई। सही है। और ये फिर बच्चेदानी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ओके, इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। कुदरती भी जो हो रही होती है ना प्रेगनेंसी, सही है, वो भी इसी तरह कई दफ़ा अबॉर्शन हो जाता है। सही है, ऐसा होता है। कई दफ़ा नहीं इम्प्लांट होता। हर दफ़ा जब मेल और फीमेल का मिलाप होता है, मर्द और औरत का या शादीशुदा जोड़े का, तो बच्चा थोड़ी पैदा होता है। सही है, बिल्कुल सही है। बच्चा पैदा मतलब है कि वो इम्प्लांट होने के बाद ही होता है। जब इम्प्लांट होगा तब होगा। सही है। 33% एबिलिटी है इंसान की बच्चा पैदा करने की। अच्छा। 77% कोई एबिलिटी नहीं है इंसान की। 7% उनसे नहीं, टाइम नहीं होगा। सही है। सिर्फ 33% है। ठीक है। तो सबसे लीस्ट रिप्रोडक्टिव स्पेशीज है इंसान। अच्छा। सबसे कम। हाँ। तब भी इतनी आबादी हम देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी जो एबिलिटी दी है अल्लाह ने वो यही दी है 33%। 33 वो मिलाप करता रहता है लेकिन नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा। अब इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, सही है, ये लैब के अंदर हो रहा है। ठीक है। अंडा हमने लड़की से ले लिया। ठीक है।
स्पर्म शौहर से ले लिया, ठीक है, लैब में वही प्रोसेस जो बच्चेदानी में हो रहा था वो लैब में हो रहा है, वो हमने लैब में कर लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ नहीं हो पा रहा था। सही है। तो ये प्रोसेस यहाँ हमने यहाँ किया। ठीक है। अब ये रहेगा कहाँ फर्टिलाइज होने के बाद? ये तो वापस अल्लाह की कुदरत के हवाले करना है, बच्चेदानी में देना है वापस। ओके, बच्चेदानी से कबूल करे या ना करे वो उसके ऊपर है, फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के ऊपर। सही है। कबूल कर लिया जैसे वैसे होता है, सही है, तो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट हो गई, ठीक है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में चला गया, सही है, और 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये कितने टाइम का होता है? ये जो मशीन का लैब वाला जो मैक्सिमम या तो जो एक हिस्सा इसका होता है तीसरे दिन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, या बड़ा ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बन गया तो 5वें या 6ठे दिन हो जाता है, ठीक है। और फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? फिर इम्प्लांटेशन तो फिर इमीडिएटली होनी होती है। ओके, ट्रांसफर यहाँ से वहाँ किया तो उसी वक्त हो जाएगी, फौरन ही हो जाएगी, फिर वो 9 महीने में बच्चा हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है कुदरती प्रोसेस। हमने सिर्फ इतनी मदद की कि जो फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो पा रही वो बाहर हो जाए, हमने लैब में हो जाए, वो हेल्प कर दी, ठीक है, ठीक है। और इसका इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक कोई इसके ऊपर फतवा मौजूद है? बिल्कुल फतवा है। जामा अल अज़हर का मैंने पहले आपको बताया, सही है, उन्होंने 1981 का फतवा है, सही है। और जामा अल अज़हर से ज़्यादा बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं है, सही है, और शरई तौर पर ये बिल्कुल जायज़ है। आप तमाम अच्छा, लेकिन इस दुनिया में तमाम इस्लामिक ममालिक में, दुनिया में और भी जगह देखा जाता है कि जो सरोगेसी का एक प्रोसेस होता है वो इससे डिफरेंट है। हाँ, वो पाकिस्तान में हम तो नहीं करते, ना कोई करता, जहाँ तक ना यहाँ प्रैक्टिस में है वो, ठीक है। बाहर की दुनिया के अंदर डोनेशन अंडा देने का भी सिलसिला है, सही है। एक लड़की के अंडे बनने बंद हो गए किसी वजह से, या उम्र की वजह से, तो वो किसी या क्वालिटी की वजह से, सही है, तो वो दूसरी लड़की का अंडा इस्तेमाल करके माँ बन जाती है। अच्छा, ऐसा होता है? वो खैर जायज़ नहीं होता, नाजायज़ हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं करते। क्या ऐसा प्रोसेस भी देखा गया है कि जैसे होता है कि वो अगर पहले से प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग में ही, तो उसे वो अपना एग को फ्रीज कराने वाला जो एक प्रोसेस है आपका? जी बिल्कुल, उसके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्हें कैंसर डायग्नोज हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने अंडे आके हमारे पास फ्रीज कर देते हैं, सही है, स्पर्म फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। और वो फिर कितने टाइम के लिए फ्रीज होता है आपके पास? लाइफ लॉन्ग, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर जब उसकी नीड होती है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है, और वो जब भी निकालेंगे, जब उनको इस प्रोसेस को करवाना होगा तो उसके ऊपर मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, काफ़ी अंडे फ्रीज करते हैं। तो कई लोगों को हमने उससे प्रेगनेंसी में मदद दी है। सही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर व्यूवर्स से कि वो इस प्रोसेस के लिए आपसे रब्ता करें, या कभी कोई छोटा कोई प्रॉब्लम देखें तो भी आपसे रब्ता करें? ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ों का मसला टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर ही आकर रुके, और भी कोई बीमारी हो सकती है। देखें, ये टेस्ट ट्यूब बेबी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मगर तशख़ीस होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, तो इल्म का पता होना बड़ा ज़रूरी है, सही है। तो मेरी तो मैसेज मेरा यही है कि जो शादीशुदा जोड़े अगर उनके औलाद के हसूल में मुश्किलात का शिकार हैं, तो बग़ैर देर किए हुए, ठीक है, हमारे जैसे सेंटर में आएँ, अपनी तशख़ीस कराएं कि वजह क्या है। सही है, ठीक है, डायग्नोज हो जाए देन उसका प्रोसेस होगा, डायग्नोज करके उसके ऑप्शंस डिस्कस कर लें, ठीक है, और उसको अपनी उम्र के हिसाब से डॉक्टरों की एडवाइस भी सुन लें, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी बीवी या लड़की ये समझ रही है कि मैं 35 साल से ऊपर जा रही हूँ, सही है, तो उसका वक्त कम हो रहा है, ठीक है, तो वो जितना देर करेगी इतने चांसेस कम करेगी, ठीक है, तो उसको फ़ौरन अवेल करना चाहिए, ठीक है। इसमें देर बगैर बच्चे के कोई शादी सीमेंटेड नहीं होती, सही है, वो उस वक्त जुड़ती है जब बच्चा पैदा हो जाए, घर में बच्चा आ जाए,
तो अदरवाइज वो एक राख के ढेर की तरह है, हवा का तेज झोंका आया उड़ा के ले गया, तो वो रिश्ता ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा कई दफ़ा देखा गया। तो रिश्ता मियाँ बीवी का जो एक फैमिली यूनिट बनता है वो बच्चे के साथ, और उनकी खुशियाँ जो दोबाला होती हैं और ज़िंदगी में जो जद्दोजहद होती है इंसान की, उसकी आप देखें जद्दोजहद क्या है, वो अपने से बेहतर इंसान पैदा करके दुनिया से जाना चाहता है। क्या बात, अपने से बेहतर उसको पहनाना चाहता है। यानी इंसान चाहता है ये कि अपने से बेहतर पैदा करके छोड़कर जाए। हाँ, वो अपने से बेहतर उसे कपड़े पहनाएगा, जो उसने जिंदगी में महरूमियाँ हुई, बिल्कुल अपने से बेहतर स्कूल में भेजना, ऐसे ही देखा जाता है अपने बच्चे के लिए जद्दोजहद करेगा ऐसे ही। तो ये जिंदगी के तसल्सल का एक सिलसिला है। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात है, वाह वाह। सर इस वक्त कितनी ब्रांचेज आपकी पाकिस्तान में ओपन हो गई? जी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब है कि हमारे 4 तो फुल फ्लेज सेंटर्स हैं। ठीक है। एक कराची में है, एक लाहौर में है, सही है, एक इस्लामाबाद में, ठीक है, एक गुजरांवाला में भी खोला है हमने, और अब हमारे फ्यूचर के अंदर जो है फारूक हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन है, सही है, उनके साथ भी हमारा इश्तराक हुआ है। ठीक है, किस जगह पे है? अब पहला सेंटर हम लाहौर में ही वहाँ पे ओपन करेंगे, सही है, इंशाल्लाह चंद महीनों में वो भी आ जाएगा। ठीक है। बाकी हमारी ब्रांचेस हैं, हैदराबाद में हैं, सक्खर में हैं, रहीम यार खान है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, कोयटा है, सही है। छोटे छोटे यूनिट्स आपके, और जी वो मालूमात भी देते हैं, अवेयरनेस सेंटर्स बने हुए भी कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं, सही हमें भेज देते हैं। कई सेंटरों में इलाज भी करके पेशेंट तैयार करके फिर लाहौर भेज देते हैं, हमारे सेंटर में भेज देते हैं, ठीक है, ताकि मरीज़ों का ख़र्चा कम हो सके और वो अपने घर में अपने जगह पे बैठ के इलाज करा लें। तो हमारा बड़ा पेशेंट फ्रेंडली टाइप का एटीट्यूड है, और कोशिश करते हैं हम के पेशेंट्स को उनके बजट में उनके हिसाब से जिस तरह से भी एकोमोडेट कर सकें उनको फैसिलिटेट करें। ये जो इलाज है सर, ये महंगा इलाज है, तो ये माशरे में हमारे जिस तरह के जो तबकात हैं, अगर वो तो इसको देखा जाए तो ये ऐसा ही कोई पुल के इस तरफ वाली आवाम के लिए तो इजी है, लेकिन जो उस तरफ वाली आवाम है वो क्या करे? देखें, ये एक तो ज़रूरत है, इलाज ज़रूरत है, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, है महंगा। इसके लिए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या करना चाहिए कि ये सस्ता हो जाए? देखें, जनरली तो जो आसूदा हाल ममालिक हैं वहाँ तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, करती है। हमारे यहाँ ये प्रायोरिटी में भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो इसकी महंगाई है इस इलाज की, क्यों महंगा है, उसका रीज़न यही है कि कम लोग इलाज के लिए आते हैं, इसलिए महंगा है। हाँ, तो एक वजह। नंबर 2, इसका जो सामान है वो पाकिस्तान में सारा से सारा इंपोर्ट होता है, जिसके ऊपर काफ़ी डॉलर का इम्पेक्ट, जो रुपी और डॉलर का रेशो चेंज हुआ है, सही है, उसने इसको महंगा और मज़ीद कर दिया। आपके टैक्सेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वो महंगा हो गया। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर जो स्टाफ आपको चाहिए वो तो वही चाहिए, डॉक्टर्स। एक मरीज चाहे या 2 आए या 10 आए, इस जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ है और जो उनकी स्पेशलाइजेशन है और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो तो वही चाहिए, बिल्कुल सही है। तो उनके अखराजात हैं, वो तो उतने ही होंगे। हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट के अखराजात हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि अस्पताल का ओवरहेड एक्सपेंस फर्ज करें 30 लाख है, ठीक है। एक पेशेंट आएगा तो आप कहेंगे ये 30 लाख दे दे, तो मैं ब्रेक इवन करता हूँ। 2 आएंगे तो आप कहेंगे 15 दे दो, ठीक है। और 3 आएंगे, 10 आएंगे तो आप कहेंगे 3 ले लो, ठीक है। अच्छा, 30 आ गए तो आप कहेंगे 1 ले लो, क्या बात है। 60 आ गए तो आप कहेंगे 50 ले लो, वाह।
120 आ गए तो आप कहेंगे 25-25 ले लो। तो ज़्यादा आएंगे तो सस्ता होता जाएगा। क्या कहने, वाह वाह। लेकिन सर ये देखा गया है कि दुनिया में ये इलाज जो है अगर उस हिसाब से पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में सस्ता है। अरे बहुत सस्ता है। ये एक मैसेज है जो आप हमारे नाज़रीन को देंगे। पाकिस्तान में 2 घंटे की फ़्लाइट 1.5 घंटे की यहाँ से दुबई की है। ठीक है। दुबई में जो प्रोसीजर IVF का, टेस्ट ट्यूब बेबी का होता है, उसकी कीमत है 20 से 25 लाख। उफ, 20 से 25 लाख। हाँ, उसका चौथाई है पाकिस्तान में। क्या आटे बात, में नमक के बराबर। क्या बात है। लेकिन अगर ज़्यादा मरीज आना शुरू हो जाएं तो ये कीमत और गिर जाएगी। क्या बात है। कम हो तो जाएगी। बेहतर आपका जो मशवरा है, जो आप कहना चाह रहे हैं, बात यह है कि लोग, अवेयरनेस लोगों तक पहुंच चुकी है, लोग आकर दिखाएंगे, जाहिर बात है, तो इलाज सस्ता हो जाएगा डेफिनेटली। सस्ता हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जेंडर सिलेक्शन, जो लोग अपनी फैमिली को बैलेंस करना चाहते हैं कि जी उनकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां। सर ये एक बड़ा मसला है, 4 बेटियां हैं। हाँ, तो अब उनको बेटे के लिए वो चाहते हैं। अब बेटे का जो है वो बाहर जो है वो 30 से 40 लाख रुपए का इलाज है। पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर सस्ता तरीन है। क्या बात है। हाँ, तो पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में मतलब है कि इस वक्त भी बहुत सस्ता है। तो लोगों को सर ये जो रहता है जेंडर सिलेक्शन का हवाला, कि वो मर्द चाहता है, जो उनके घर वाले चाहते हैं कि जी होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, और अगर बेटी हो जाती है तो कसूरवार उस पर भी लड़की ही है, कि सारा कसूर ही लड़की का है। तोहमात हैं, लड़की का कोई ना लेना है ना देना है। सही है। इसमें कोई रोल नहीं है लड़की सही है। का। क्या क्या मर्द का रोल है इसमें? इसके अंदर मर्द ही का रोल है। अच्छा। इसमें मर्द ही। सही बात है। अब मतलब है कि जो चॉइस है लड़की या बेटे की, वो मर्द, लड़की के पास तो इसके अंदर कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, सारा कसूर लड़के का ही होता है इसके अंदर, कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा है तो मर्द पैदा हो रहा है, मतलब ये कि लड़का पैदा हो रहा है। हाँ, तो ये गलत है कि लड़की को कहें कि लड़की का कसूर, लड़की का। ये भी आपसे प्रोग्राम में हमने ये मैसेज दे दिया कि ये कसूर लड़के का ही होता है, इसको गौर करना चाहिए। और कई मसले इसके ऊपर आते हैं, कई घर तबाह हो जाते हैं, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, बड़े मसले। ये गलत है। जो इल्म हासिल करें, आजकल इंटरनेट है, आपके हाथ के अंदर दुनिया है, इसके अंदर नॉलेज की। सही बात है। वहाँ से निकाल के पढ़ लें, फ़ोन करके पूछ लें, हमारी हेल्पलाइन पे आ जाएं, हमें मैसेज भेज दें। क्या बात है। कॉल कर लें, सारी सहूलतें हम देने को तैयार हैं। वाह वाह। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर आपके इदारे को लेकर के? फ्यूचर प्लान है मेरा, मैं इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ पाकिस्तान में, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहली होगी ये इन रिप्रोडक्टिव साइंसेस। अच्छा, इस फील्ड की रिप्रोडक्टिव साइंसेस, जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन, ये पूरा एक पूरा प्रोसेस, इसकी डिग्रियां नहीं है, इसके डिप्लोमास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रेनिंग सेशंस नहीं है। सही है। इसके अंदर कोई इदारा नहीं है जो ट्रेन करके लोगों को निकाले, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, IVF की नर्सें हैं, ये अलग एरियाज हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अंदर मेडिकल डॉक्टर्स को भी उनकी ट्रेनिंग चाहिए। इसके अंदर पूरा एक प्रोग्राम है, जाहिर बात है। तो उसमें रिसर्च हमें चाहिए। आगे दुनिया जा रही है जेनेटिक्स की तरफ, ठीक है, बदल रही है चीज़ें। सही है, बेहतर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। सही है। इसके अंदर जो कोशिश है कि वो जीन्स लेवल के ऊपर इलाज शुरू कर दें, चीज़ों का ठीक करना शुरू कर दें। सही है। हमारे यहाँ इस एरिया के अंदर अभी डार्कनेस है बहुत ज़्यादा, अंदर कोई आगाही भी बहुत कम है लोगों को। सही है। तो मैं वो चाहता हूँ कि हम उस एरिया के अंदर पाकिस्तान को मैं ले जाऊँ। सर मुख्तलिफ एजाज़ात के साथ भी आपको जो है वो नवाजा गया है, कई सालों में आपने, मेरा ख्याल है कि दर्जनों अवार्ड्स जीते हैं और विन किए हैं। जब कभी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते हैं तो कैसा फील करते हैं? खुशी का मुकाम होता है, और आदमी और अपने आप को मैं महसूस करता हूँ जब मोर हम्बल्ड कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी। सही। तो आप
आप अल्लाह ताला से दुआ गो होते हैं कि मेरे रब मुझे सही राह पे चला और मुझे वही काम करने की तौफीक अता कर सही, जिससे मैं मज़ीद लोगों की खिदमत कर सकूं और अपने लिए और अपने इदारे के लिए और अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमा सकूं। सर उससे एक हिम्मत बढ़ती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है क्या और बात। बेहतर काम करने के लिए आपको आपकी और आपकी हिम्मत में इजाफा होता है। वाह वाह। सर आपके इदारे के अंदर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ आके अपने पैगाम रिकॉर्ड भी करवाते रहते हैं और आके इदारे के बारे में बात भी करते हैं। ख़ास तौर पे इंटरनेशनली देखा गया है कि आपके इदारे में मुख्तलिफ, जैसे जैकी चैन ने भी आपको पैगाम दिया वहाँ से। तो जब ऐसी शख्सियात आपके इदारे के लिए बात करती हैं तब कैसा फ़ील करते हैं? ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और उससे हिम्मत में इजाफा होता है सही, और बेहतर काम करने के लिए हौसला बढ़ता है। बेहतर है। तो बहुत ज़ाहिर है अगर आपकी कोई चीज़ कोई एक्नॉलेज करता है या तारीफ़ करता है तो वो आपके लिए बाइस फ़ख्र भी होता है, सही है, और बाइस रहमत भी होता है, तो खुशी का भी बाइस होता है। कि आप एक ऐसा मैसेज दें किसी नौजवान के लिए कि वो जब भी कभी कोई मायूसी की तरफ जाए, मोटिवेशन उसको कैसे मिले? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि ज़िंदगी एक इम्तहान है। ठीक है, रोज़ आपको एक नया इम्तहान आपके सामने आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मायूसी गुनाह है। फोकस रहें, प्लान करें, उस पर अमल करें, जद्दोजहद करें, हिम्मत ना हारें। ये मेरा यकीन है कि आप अगर सही तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सही प्लान करके उस रास्ते पे चलेंगे जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि आपको कामयाबी ना मिले। सही है। कामयाबी की कोई लिमिट नहीं है। नाज़रीन, की मुलाकात थी हमारी ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के CEO सज्जाद हुसैन साहब से और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसी जर्नी अगर आपके सामने रखी जाए, एक ऐसा इंटरव्यू आपको दिखाया जाए और उस जर्नी से आपने यकीनन सीखा होगा और इनके जो भी नशीब फराज रहे ज़िंदगी के अंदर आपने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ, कामयाब शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल। अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।